डॉक्टर, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं? मैं रातों में सो नहीं पाती हूँ। अच्छा, तो कौन है वो जो आजकल मिस लिपिका के होश उड़ा रहे हैं? डॉक, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तब तो मुझे सीरियस होना पड़ेगा। अच्छा बताओ, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? आपको तो पता है, मैं उत्तर प्रदेश की एक भूतिया जगह पर किताब लिख रही हूँ। तो ये दिक्कत है? नहीं, दिक्कत ये है कि मैं उसके बारे में लिखते लिखते उसका हिस्सा बन जाती हूँ। मतलब मैं समझा नहीं। मैं उस कहानी के असलियत में फंस जाती हूँ। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है डॉक। आज से ठीक 3 महीने पहले जब मैंने इस किताब को लिखना शुरू किया था, तब मैं उत्तर प्रदेश के एक रेलवे क्वार्टर की भूतिया होने के पीछे की कहानी लिख रही थी, क्योंकि उस जगह पर आज भी लोगों को औरत की वासना से भरी आवाज सुनाई देती है, जो अचानक से चीख में बदल जाती है, और उसके तुरंत बाद एक के बाद एक 2 आदमियों के चीखने की आवाज, और फिर एक अंतहीन सन्नाटा, जिसमें न जाने मैं कैसे फंसती चली गई। मेरे आसपास की सभी चीजें घूमते हुए अंधकार में बदल गईं। मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे मैं अंतहीन अंधेरे से भरे स्पेस में झूल रही हूँ। मेरी आंखें बंद हो गईं, और जब एक तेज चीख के साथ मेरी आंख खुली तो मैं एक रेलवे क्वार्टर के बाहर खड़ी थी, जिसकी डिटेलिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि मैंने कहानी की रिसर्च के वक्त पढ़ी थी। वही पुरानी बिल्डिंग, काठ के दरवाजे और खिड़कियों से झूलते हुए रेशमी पर्दे। ग्राउंड फ्लोर के क्वार्टर से रोमांटिक धुन बाहर आ रही थी, और अंदर से किसी के हंसने की आवाज भी। मैं धीमे से उनकी खिड़की की तरफ गई और झांक कर अंदर देखने लगी कि अंदर चल क्या रहा है। देखा तो अंदर एक कपल हाथ में वाइन का ग्लास लिए एक दूसरे के बेहद करीब, आंखों में आंखें डाल धुन पर धीमे कदमों के साथ थिरक रहे थे, मानो उनकी सारी दुनिया एक दूसरे में ही सिमट गई हो। ओह मोना डार्लिंग, अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा तुमसे मिले, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ। मोना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुमसे शादी करके कितना खुश हूँ। इतना कहकर वो इंसान उसके लबों को चूमने ही वाला होता है कि वो औरत जिसे वो मोना कहकर बुला रहा था, उसने जानबूझकर अपने हाथ से वाइन का ग्लास नीचे फर्श पर गिरा दिया। ओह, ये ग्लास, रुको मैं क्लीन। आप रहने दीजिए ना, ट्रेन का टाइम हो रहा है, देर हो जाएगी आपको। वो प्यार भरी नजर से उसे देखते हुए उसके माथे को चूम लेता है और वहाँ से निकल जाता है, पर उसके प्यार का मानो उस पर कोई असर ही ना हुआ हो। वो तो जैसे उसके जाने का ही इंतजार कर रही थी। आदमी स्टेशन पर अपनी रात की ड्यूटी के लिए निकल जाता है, पर उसके निकलने के कुछ देर बाद ही एक दूसरा जवान और हट्टा कट्टा लड़का उस घर के अंदर पहुंच जाता है। मैं फिर से खिड़की के बाहर से उनके घर के अंदर निहारने लगती हूँ। अब तक अपने पति को देख उदास उस औरत के चेहरे पर अब एक अनोखी सी चमक थी। उसने उस जवान लड़के को देखते ही उसे गले से लगा लिया। ओह माय लव, तुमसे मिले मुझे बस कुछ ही दिन हुए हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ। एक तो बेवफाई और ऊपर से अपने ही पति के डायलॉग को अपने आशिक को रिझाने के लिए बोल रही थी। मतलब बेशर्मी की भी हद है। उसके बाद वो दोनों सांप के जोड़े की तरह ऐसे लिपटे कि मैंने भी अपनी नजरें मोड़ ली, और मेरी नजर सीधे स्टेशन से क्वार्टर की तरफ लौटते हुए उसके पति पर गई। पर वो इतनी जल्दी कैसे लौट रहा है? अगर उसने अपनी बीवी को ऐसे किसी और के साथ देख लिया तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? ये सोचकर मैंने उसका रास्ता रोक लिया। अरे कहाँ जा रहे हैं जनाब? अपने घर मोहतरमा। वैसे आप कौन? पहले तो कभी लखनऊ रेलवे क्वार्टर में आपको देखा नहीं। तो देखिए ना, कहाँ भागे जा रहे हैं? माफ कीजिएगा, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। मेरी बीवी घर पर अकेली है और मैं जल्दी वापस पहुंचकर उसे सरप्राइज करने जा रहा हूँ। उसके भोलेपन को देख मेरा दिल भर आया और मैंने उसका रास्ता छोड़ दिया। जाने दिया उसे अपनी बीवी की सच्चाई देखने, ताकि वो बेवफा औरत उसके इस भोलेपन का और फायदा न उठा सके। वो घर के अंदर चला गया, पर इस बार मैं खिड़की पर नहीं गई। भला किसी और का दिल टूटता देख मुझे क्या हासिल होगा? गोली की आवाज सुनते ही मैं खिड़की के पास दौड़ी गई। देखा तो जवान लड़का बिना कपड़ों के खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। मोना सहमी हुई अर्धनग्न दीवार से चिपकी हुई थी। उसके सामने उसका पति हाथ में पिस्तौल थामे खड़ा था और आंख में जिसका हर कतरा उससे सवाल कर रहा था, आखिर क्यों? पर मोना से जैसे इन सवालों का जवाब मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, इसलिए उसने ट्रिगर दबाया और मोना
वही ढेर हो गई। अब उन दोनों को मार वो इंसान खिड़की की तरफ आ गया, यानी मेरी ओर। नम आंखों के साथ उसने पिस्तौल तानी और अपनी तरफ घुमाकर खोपड़ी में दाग दी, और उसके खून से मेरा चेहरा लाल हो गया और मेरी आंखें बंद। आंख खुली तो मैं वापस से अपने बिस्तर पर थी। मतलब ये तुम्हारा सपना था? नहीं, बिस्तर पर उठी तो सब नॉर्मल था, लेकिन मेरा चेहरा खून से सना हुआ था। पर ये कैसे पॉसिबल है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर जो भी देखा मैंने वो सब बिल्कुल सच था, क्योंकि उस घटना के बाद से लखनऊ के उस क्वार्टर में जो भी आया उसे ऐसा ही लगता है कि रात को कोई उनके आसपास घूम रहा है, कोई औरत चीख रही है और न जाने क्या क्या, जो उसे लखनऊ की सबसे भूतिया जगह बनाती है। मामला बहुत सीरियस लग रहा है। ये अकेली घटना है या कुछ और भी तुम्हारे साथ हुआ है? बहुत कुछ हुआ है डॉक। लखनऊ के रेलवे क्वार्टर की वारदात कोई अकेली वारदात नहीं थी जो मेरे साथ घटी। कुछ ऐसा ही मेरे साथ तब भी हुआ जब मैं मेरठ की भूतिया जगह के बारे में लिख रही थी। मेरठ नाम सुनकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मैं जीपी ब्लॉक के बारे में बात कर रही हूँ। वही जीपी ब्लॉक जिसके भूतिया होने की कहानी मेरठ के हर लोगों की जुबान पर सवार है। कहते हैं लोग वहाँ से दिन में गुजरने पर भी तौबा करते हैं, क्योंकि खंडहर पड़ी बिल्डिंग में कई बार किसी औरत को लाल साड़ी में अंदर बाहर आते जाते देखा गया है। कई लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि रात के अंधेरे में जीपी ब्लॉक के बिल्डिंग के छत पर लाल साड़ी में एक औरत भटकती रहती है। पर सच पूछिए तो मुझे ये कोई हॉन्टेड प्लेस नहीं लगी, क्योंकि उस रात जब मैं रिसर्च कर रही थी तो पता लगा कि यहाँ कोई भूत नहीं, बल्कि ये जगह जुआरियों का अड्डा है और इलीगल काम करने वालों के लिए छुपने की जगह। ऊपर कई स्कूल के बच्चे यहाँ इसलिए आते हैं ताकि वीराने में बिना किसी की नजर में आए नशीले पदार्थों का सेवन कर सके। ऐसी वाहियात जगह को अपनी किताब में जगह नहीं देना चाहती थी मैं, इसीलिए मैंने जीपी ब्लॉक को लिस्ट से बाहर करने का सोच लिया था और सीधे जीपी ब्लॉक के सन्नाटे में पहुंच गई। आधी रात दूर कहीं से जानवर की आवाजें आ रही थी और साथ कहीं से टकराकर रोशनी की धीमी झिलमिलाती किरणें, जिससे जीपी ब्लॉक की मायूस दीवारों का रोना कभी दिखता तो कभी छिप जाता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी कहीं से गाड़ी की आवाज आई जो इस बिल्डिंग की ओर ही आ रही थी, इसलिए मैं बिल्डिंग के अंदर ही छिप गई। झांक कर बाहर देखा तो इससे पहले कि गाड़ी बहुत अंदर आती, एक आदमी डंडा खड़काता हुआ उसके सामने आ गया। एक तेज ब्रेक के साथ किडनैपिंग वैन जैसी दिखने वाली गाड़ी वहां आकर रुक गई और उसमें एक आदमी दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। हाथ में डंडा लिए आदमी ने उसके मुंह पर टॉर्च मारी और डंडा घुमाते हुए पूछा, कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? जवाब में उस इंसान ने अपने कमर से पिस्तौल निकाला और अपनी उंगली में नचाते हुए उसके सामने तान दिया। पहचाने? ऐसा है गुरु, तमंचा डालो अपने भीतर और चुपचाप यहाँ टैक्स सरकाओ और फिर जो करना है करो और सुबह होने से पहले चलते बनो। उसकी बात सुन वो आदमी मुस्कुराता है और वापस से पिस्तौल घुमाते हुए कमर में फंसा लेता है और आगे बढ़ते हुए चंद कागज के नोट उसके हाथ में थमाता है और वो गाड़ी का रास्ता छोड़ देता है। उसके बाद गाड़ी अंदर की तरफ थोड़ी और बढ़ी और उस ड्राइवर के अलावा 3 लोग और बाहर निकले, जिसमें से पीछे के 2 लोग एक लड़की को जबरदस्ती खींचकर ला रहे थे, जिसका मुंह और हाथ बंधा हुआ था। शराब के नशे में उन दरिंदों ने लड़की को नोच खाया। मैं चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पाई, बस उनसे नजरें चुराकर एक कोने में दुबकी छिपी रही। कुछ देर के बाद उसकी चीख भी इस जीपी ब्लॉक के सन्नाटे में कहीं खो गई। दम तोड़ चुकी उस लड़की के ऊपर उन नशेड़ियों ने शराब छिड़क कर आग लगा दी और वहां से चलते बने। मैंने बहुत कोशिश की पर उसे आग से नहीं बचा पाई। अपनी आंखों के सामने उसे राख होता देख मेरे होश उड़ गए और मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गई। मेरी आंखें नम थीं और मैं एक टक उसके सुलगते अवशेष को देखे जा रही थी। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरे पूरे शरीर में छुरछुरी सी दौड़ गई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं कि आखिर वो है कौन जो अपनी हथेली से मेरे कंधे को जकड़े जा रहा है। हालांकि ये बात साफ थी कि अगर ये हाथ
उसी दरिंदे का हुआ जिसने उस लड़की को जलाया था, तो मेरी कब्र भी यहीं खुदेगी। जैसे तैसे मैंने कंधे से हाथ झटका और पीछे मुड़ी, पर सामने घुप अंधेरा था। दूर दूर तक कोई नहीं था, ना कोई बंदा और ना ही कोई बंदे की जात। कुछ था तो सन्नाटा, पर अगर कोई था ही नहीं तो वो हाथ किसका था? ये सोचकर डर से मेरा गला सूखने लगा। बाहर झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ बाहर नहीं बल्कि इस पूरे जीपी ब्लॉक में। इसलिए मैंने वहां से निकलने का सोचा, पर मैं जाती कहां? मैं तो माया जाल में फंसी थी, जहां ना मैं अपनी मर्जी से आती थी और ना ही अपनी मर्जी से निकल सकती थी। हालांकि मुझे अब ये समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही थी कि जीपी ब्लॉक सच में भूतिया है, और इसके पीछे की वजह थी यहाँ हुए लोगों की दर्दनाक मौत, जिसके बाद अब उनकी आत्माएं यहीं भटकती हैं। इससे पहले कि मैं यहाँ कुछ और सोच पाती, हर तरफ से चीख चिल्लाहट शुरू हो गई। डर के मारे मैंने अपनी आंख और कान बंद कर लिए, और जब आंखें खोली तो एक औरत की डरावनी शक्ल ठीक मेरी आंखों के सामने थी। डरते डरते जैसे ही मैंने उसे छुआ तो वो धुएं की तरह हवा हो गई, और जीपी ब्लॉक के उस खंडहर में मुझे कई आदमी दिखने लगे। इसके साथ यहाँ कुछ बुरा हुआ है। किसी कोने में छोटे बच्चे की आत्मा थी, तो किसी कोने में एक बूढ़ी आत्मा, और वो सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने ही उनका कुछ बिगाड़ा है। देखने तक तो ठीक था, पर अब वो मेरी तरफ किसी ज़ॉम्बी की तरह बढ़ने लगे। उन्हें करीब आता देख मेरी धड़कनें बढ़ने लगी। ना मैं आगे जा सकती थी और ना ही पीछे, क्योंकि वो चारों तरफ से मेरी तरफ बढ़ रहे थे। और उसमें से एक बच्चा दौड़ते हुए मेरी तरफ आया और मेरे ऊपर कूद गया। मैं पीठ की बल जमीन पर गिर गई, और वो मेरे ऊपर बैठा मुझे घूर रहा था। देखते ही देखते उसके दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून बढ़ने लगे, और उसने मुझ पर हमला कर दिया। इससे पहले कि उसके नाखून मेरी खाल को खींचते, हम दोनों एक दूसरे से अपने आप ही विपरीत दिशा में अलग हो गए। मेरे चेहरे पर बस हल्की सी खरोच लगी, पर मैं खिंची खिंची एक अंधेरे में चली गई और वापस अपने कमरे में, जहां से ये सब शुरू हुआ था। तो तुम्हारे चेहरे पे ये जख्म वहीं से आया? हाँ डॉक, मुझे पता है आपको ये सब झूठ लग रहा होगा, लेकिन अरे नहीं लिपिका, मुझे कुछ भी झूठ नहीं लग रहा है। साइंस के आगे भी बहुत कुछ है इस दुनिया में, जिस पर हमें यकीन करना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? अपनी कहानी पूरी करो और फिर मुझसे मिलो, क्योंकि अकेली तुम ही नहीं जिसके साथ ये हो रहा है। और किसके साथ हो रहा है ये सब? मेरे साथ। आखिर क्या हो रहा है डॉक्टर के साथ? क्या वो भी मेरी तरह भूतों के माया जाल में फंस जाती है, या है उनकी कोई और कहानी? जानेंगे माया जाल के अगले अध्याय में, जिसके लेखक हैं पंचम प्रकाश। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।